सो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम राहुल जैन और आज हम बात करने वाले हैं इस अमेजिंग टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है हेल्थ इंश्योरेंस की प्रोडक्ट नॉलेज। राइट। सो बेसिकली आज हम सीखेंगे हेल्थ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट नॉलेज के बारे में। ठीक है, कि बेसिक चीजें क्या होती हैं हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट के अंदर जो हमें क्लाइंट से बात करनी होती है। बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आई वॉज थिंकिंग कि भाई आज काफी लोग हमारे साथ जुड़े हैं। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस ट्रेनिंग सेशन के अंदर। और हम इस ट्रेनिंग सेशन के अंदर सीखेंगे कि हम किस तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट लोगों को समझा सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं और कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में एक एड ऑन फीचर, मतलब कि एक एड ऑन चीज ऐड कर सकते हैं उनकी लाइफ में। लाइक हम उनकी फैमिली को सिक्योर कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है इस सेशन के अंदर। और आपके साथ काफी अच्छा लग रहा है मेरे को देखते हुए, आप काफी सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं आज। राइट। सो यस, वॉइस नॉट कमिंग। ओके, संदीप जी बोल रहे हैं वॉइस नहीं आ रही है। आई जस्ट वॉन्ट टू कन्फर्म वन मोर थिंग। एक बार प्लीज मुझे सारे लोग कन्फर्म कर दीजिए कि आप सभी को मेरी आवाज आ रही है क्या। ओके, कुणाल सर सेज यस 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 यस। ओके, सो संदीप जी एक बार आप अपनी साइड से चेक कर लीजिए। आई थिंक देयर इज सम इश्यूज फ्रॉम योर साइड। आपकी साइड से कोई दिक्कत होगा। ओके, ग्रेट ग्रेट, वेरी नाइस। सो फ्रेंड्स, आज का हम सेशन शुरू करने वाले हैं। बट अगर आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं, अगर आप कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहते हैं तो यू आर ऑलवेज वेलकम। राइट। अदरवाइज वी विल स्टार्ट द सेशन टुडे। अगर आप लोग कुछ चैट पर बोलना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं इंश्योरेंस एडवाइजरी बिजनेस के रिगार्डिंग, ओके, नो इश्यूज। सो फ्रेंड्स, बेसिकली मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अभी हमारा जो सेशन है वो आज हमारा स्टार्ट हुआ है। तो अगले 5 से 6 दिनों तक हम बेसिकली यहाँ पर ट्रेनिंग करने वाले हैं। ठीक है, और ट्रेनिंग के अंदर हम सीखेंगे हेल्थ इंश्योरेंस, जैसे कि आज हम सीखेंगे हेल्थ इंश्योरेंस के बेसिक फीचर्स के बारे में। ठीक है, कल हम सीखेंगे हेल्थ इंश्योरेंस की पोर्टल पे कैसे पॉलिसी लॉगिन होती है, क्या क्या एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं उसके अंदर पॉलिसी लॉगिन करते हुए हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है। राइट। इसी तरीके से हम परसों सीखेंगे मोटर इंश्योरेंस के बारे में कि हम 2 व्हीलर का, 3 व्हीलर का, 4 व्हीलर का इंश्योरेंस कैसे कर सकते हैं। राइट। इसके अलावा हम सीखेंगे अगले दिन मोटर इंश्योरेंस का पोर्टल ट्रेनिंग, मतलब कि पोर्टल के ऊपर जाकर पॉलिसीज कैसे लॉग इन करें, कैसे हम अपने रिमाइंडर्स देख सकते हैं, कैसे रिन्यूअल देख सकते हैं, कैसे हमारे केसेस यहाँ पर पंच होते हैं, किस तरीके से पॉलिसीज लॉग इन होती है। इन सब चीजों को हम यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर देखते रहेंगे। राइट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको क्या करना है, अभी बेसिकली बस आपको एक पेपर एंड पेन लेकर बैठना है जिससे कि आप अपने नोट्स बना पाए, आप रेडी रहें। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर होती है, सो आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ। राइट। सो यहाँ पर एक पर्सन है जिन्होंने हैंड रेस किया है। आई डोंट गेट योर नेम, आपका नाम नहीं समझ आ रहा है, बट 1 2 3 4 6 लिखा हुआ है। सो एक बार मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ, हो सकता है आपका कोई क्वेश्चन हो। सो जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। योर वॉइस इज नॉट, बेसिकली आपका ऑडियो जो है कनेक्टेड नहीं है, इसीलिए अनम्यूट नहीं हो पा रहा है। So, जो भी 1 1 2 3 4 5 6 के नाम से मेंबर हैं, प्लीज एक बार ऑडियो कनेक्ट कर लीजिए। ओके, सो फ्रेंड्स, वी विल स्टार्ट द सेशन। हम सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हाउ टाइम टू स्टार्ट, मेरे को क्लियर समझ नहीं आया आपका पॉइंट। आप क्या पूछना चाह रहे हैं, हाउ टाइम टू स्टार्ट मतलब कितना टाइम लगने वाला है इस ट्रेनिंग के अंदर, आप ये पूछना चाह रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि लगभग 1 से 1.25 घंटा लग जाएगा जो आज का हम ट्रेनिंग लेने वाले हैं। ठीक है, सो इसके अंदर प्लीज कनेक्ट अगेन। अगर मान लीजिए फ्रेंड किसी को अगर इशू आ रहा है, वॉइस नहीं आ रही है, तो मैं बोलूंगा एक बार दोबारा से स्टार्ट कर लीजिए अपने सेशन को। कितने दिन तक होगी, ओके। सो मैं आपको बता देता हूँ ऑलमोस्ट 6 डे तक, अगले 6 दिनों तक हम ट्रेनिंग करने वाले हैं इंक्लूडिंग टुडे। ठीक है, आज को मिला के हम टोटल 6 दिन तक ट्रेनिंग करेंगे जिसके अंदर हम काफी चीजों के बारे में जानेंगे। सो फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा हेल्थ इंश्योरेंस के फीचर्स के बारे में। सो हेल्थ इंश्योरेंस होता क्या, राइट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। हेल्थ इंश्योरेंस होता क्या। सो हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसा प्रोडक्ट होता है, रजिस्ट्रेशन फीस भी लगता है क्या।
एक्चुअली क्या है फ्रेंड्स, आपके अगर कोई भी क्वेश्चन या क्वेरीज हैं तो मैं सेशन के बीच में नहीं देख पाऊंगा, सो दिस विल बी रिक्वेस्टेड टू ऑल। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपके कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो आप अपने पास डायरी पे नोट करते रहिए, अपने पास नोटिंग कर लीजिए, सो दैट हम सेशन के एंड में एक बार डिस्कस कर सकें कि आपके जो डाउट्स हैं उसका मैं आंसर दे पाऊँ, राइट। सो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, अभी अपने जो भी नोट्स हैं, जो भी आपको डाउट्स हैं, वो आप डायरी पे नोट करते रहिए, और जिससे कि हम यहाँ पर एंड में हम आपके डाउट्स को क्लियर कर पाए। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। हेल्थ इंश्योरेंस होता क्या है? ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस होता है, अगर मान लीजिए आज आपने किसी पर्सन को या आपने खुद के लिए, फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है, सो अगर कल को मान लीजिए कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है फैमिली के अंदर, कोई ऐसी सिचुएशन जहां पर आपको एकदम से हॉस्पिटल भागने की जरूरत है, या किसी की तबीयत आपकी खराब हो जाती है, ठीक है, कोई पेशेंट मतलब कोई एकदम से बीमार हो जाता है, तो उस केस में हमारा हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट यहाँ पर काम करता है। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब है अगर कोई भी पर्सन अपनी फैमिली के लिए या खुद के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेता है, तो अगर वो एडमिट होता है हॉस्पिटल में तो उसको वहां पर जाके ट्रीटमेंट ले सकता है, उसका बेनिफिट ले सकता है, और इंश्योरेंस कंपनी उसका क्लेम पे कर देगी आपको, राइट। सो दैट इज द हेल्थ इंश्योरेंस। तो हेल्थ इंश्योरेंस बेसिकली सिंपल सी चीज है, अगर कोई बीमार पड़ेगा, अगर कोई बीमार होगा तो ही जाके उसका ट्रीटमेंट ले सकता है, तो ही उसका बेनिफिट ले सकता है। ठीक है, सो दैट इज द ऑल अबाउट द हेल्थ इंश्योरेंस। सो फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस नॉर्मली होता कितने तरीके का है? हेल्थ इंश्योरेंस नॉर्मली दो तरीके के टाइप्स होते हैं। पहला होता है इंडिविजुअल प्लान, दूसरा होता है फैमिली फ्लोटर प्लान। ठीक है, तो इंडिविजुअल प्लान क्या होता है, मान लीजिए मैं अकेला व्यक्ति हूं, मैं अकेला पर्सन हूं जो हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहता है, सो वो इंडिविजुअल प्लान के अंदर आता है। अब फैमिली फ्लोटर प्लान के अंदर आता है कि मैं अपने लिए, अपने वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए अगर पॉलिसीज ले रहा हूँ तो वो फैमिली फ्लोटर प्लान के अंदर आता है। ठीक है, एग्जांपल के लिए अगर मैं इंडिविजुअल प्लान की बात करूं, तो इंडिविजुअल प्लान के अंदर आप एग्जांपल के लिए हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल प्लान की, तो इंडिविजुअल प्लान के अंदर अगर मैं अपने लिए प्लान ले रहा हूँ, मान लीजिए 5 लाख रुपए का, तो अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डिफिकल्टी होती है, मेडिकल इमरजेंसी आती है, तो 5 लाख रुपए तक का क्लेम मैं जाकर ले सकता हूँ कंपनी से। तो उसके लिए मैं अकेला लायबल हूँ, मैं पूरा का पूरा क्लेम वहां से ले सकता हूँ। बट फैमिली फ्लोटर के अंदर क्या होता है, मान लीजिए हम फैमिली पॉलिसी के अंदर 4 मेंबर हैं, ठीक है, मैं, वाइफ और 2 बच्चे, तो अब उसमें क्या होगा, अगर मान लीजिए हम 4 मेंबर पॉलिसी के अंदर ऐड हैं, तो अब अगर मैं 5 लाख की पॉलिसी ले रहा हूँ, तो वो 5 लाख का जो रिस्क कवर है, वो पांचों, मतलब हम चारों लोग मिलके 5 लाख का रिस्क कवर ले सकते हैं, चाहे उसमें कोई पर्सन 1 लाख का ले रहा है, चाहे 2 लाख का ले रहा है, चाहे कोई 3 लाख का ले रहा है, बट जो टोटल अमाउंट है वो 5 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो इसमें हम बोलते हैं इसको फैमिली फ्लोटर प्लान। ठीक है, तो 5 लाख से ऊपर का रिस्क कवर हमें टोटल फैमिली के लिए नहीं मिलेगा। बट इंडिविजुअल में क्या हो रहा है, इंडिविजुअल के अंदर मैं अकेला ही पूरा सम एश्योर्ड जो है इसको कवर कर रहा हूँ, उसको पूरा यूटिलाइज कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मैंने एक वर्ड बोला सम एश्योर्ड, तो सम एश्योर्ड का मतलब होता है जितने की हम पॉलिसी बाय कर रहे हैं, मतलब कि जितने का हम रिस्क कवर ले रहे हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सम इंश्योर्ड। तो सम इंश्योर्ड होता है यहाँ पर 5 लाख का, 10 लाख का, 1 लाख का, 2 लाख का, 50 लाख का, 1 करोड़ का। तो इस तरीके से हमारे पास पॉलिसीज आती हैं मल्टीपल सम एश्योर्ड्स की। तो हम पोर्टल पे भी देखेंगे और समझेंगे भी कि किस किस तरीके से हम यहाँ पर पॉलिसीज बाय कर सकते हैं, राइट। तो आगे चलते हैं, अब हम बात करेंगे यहाँ पर एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी के अंदर हम बात करेंगे यहाँ पर वी कैन ऑफर, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो मैं बीच में नहीं ले पाऊंगा, प्लीज मेरे को समझने की कोशिश करें, क्योंकि हम प्रेजेंटेशन को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। सो दिस विल बी रिक्वेस्ट टू ऑल। वरुण जी, आपका भी क्वेश्चन है फैमिली फ्रूटर को रिपीट करने का, तो बिल्कुल मैं रिपीट कर देता हूँ, बट अभी के लिए मैं रिपीट कर देता हूँ, बट नेक्स्ट टाइम से अगर कोई भी आपके क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, सो एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग हम उसको डिस्कस करेंगे, राइट। सो फैमिली फ्लोटर प्लान के अंदर क्या रहता है कि फैमिली फ्लोटर प्लान आपका बेसिकली किस तरीके से काम करता है, जैसे मान लीजिए किसी भी पॉलिसी के अंदर 2 मेंबर है, 2 मेंबर है, जैसे हस्बैंड वाइफ, तो भी फैमिली फ्लोटर कहलाएगा। अब फैमिली फ्लोटर के अंदर 2 हस्बैंड वाइफ के अलावा 1 बच्चा है, या 2 बच्चे हैं, या फिर 3 बच्चे हैं पॉलिसी के अंदर, तो वो एक फैमिली फ्लोटर प्लान कहलाता है। ठीक है, तो उसके अंदर मान लीजिए, अब मैंने एग्जांपल लिया था 2+2 का, मतलब कि हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे अगर एक ही पॉलिसी के अंदर कवर्ड है, तो अगर मान लीजिए मैंने 5 लाख की पॉलिसी ली है, तो 5 लाख से ऊपर की लिमिट का हमें क्लेम नहीं मिल सकता। ठीक है, तो अगर मान लीजिए किसी मेंबर ने 1 लाख का क्लेम ले लिया, किसी ने 2 लाख का ले लिया, किसी ने 3 लाख का ले लिया, तो अब टोटल अमाउंट मिलके 5 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर वो 5 लाख से ऊपर जाएगा तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। सो दैट इज द फैमिली फ्लोटर प्लान। आपको फैमिली फ्लोटर प्लान के अंदर एक पर्टिकुलर जो सम इंश्योर्ड है, रिस्क कवर है, उससे ज्यादा का आपको अमाउंट नहीं मिलता। ठीक है,
नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी के अंदर हम बात करेंगे वी कैन ऑफर कवरेज फ्रॉम द एज ऑफ 5th ईयर ऑनवर्ड्स विद अ मैक्सिमम एंट्री एज ऑफ 65 ईयर्स। मतलब कि देखिए यहाँ पर क्या है, आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम जो एज है 5 ईयर से स्टार्ट करके 65 ईयर तक का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर आप देखिए कि 5 ईयर का मतलब यहाँ पर कुछ कंपनियां 5 साल के बाद कवर करती है, पॉलिसी को दे देते हैं, ठीक है। कुछ कंपनियां कहती है कि अगर आपकी एज 18 साल है तो ही हम आपको पॉलिसी दे सकते हैं, और कुछ कंपनियां कहती है कि आपको 65 साल या फिर 70 ईयर्स या फिर 100 ईयर्स तक भी हम पॉलिसी बाय कर सकते हैं। अगर कोई पर्सन मान लीजिए 80 ईयर्स की एज में, 80 साल की एज में, तो कुछ कंपनियां अभी भी 80 ईयर्स की एज पे भी पॉलिसी दे देती है, आप एलिजिबल हो पॉलिसी लेने के लिए, राइट। सो इसके साथ में अगर हम बात करें डिपेंडेंट चाइल्ड की, तो अ डिपेंडेंट चाइल्ड कैन बी कवर्ड फ्रॉम द 91 days इफ आइदर पेरेंट्स आर कवर्ड अंडर दिस पॉलिसी। मतलब कि कुछ जैसे पॉलिसीज हैं यहाँ पर, सो डिपेंडेंट चाइल्ड को वो 91 डेज के बाद कवर करते हैं, मतलब कि 3 महीने के बाद। अगर कुछ कंपनियां यहाँ पर 3 महीने बाद कर रही है, कुछ कंपनियां यहाँ पर 15 डेज के बाद पॉलिसी में डिपेंडेंट चाइल्ड को कवर कर देती है। सो अगर मान लीजिए हम पॉलिसी ले रहे हैं तो हमें पॉलिसी के अंदर एलिजिबिलिटी देखनी पड़ती है कि चाइल्ड को हम कितने दिन के बाद ऐड कर सकते हैं, तो कौन सी एज से लेकर कौन सी एज तक हम पॉलिसी को बाय कर सकते हैं। सो नॉर्मली 18 साल से लेकर 65 साल तक तो ऑलमोस्ट सारी कंपनियां देती हैं इंश्योरेंस, ठीक है। बट हमें यहाँ पर देखना होगा अगर कोई ज्यादा एज का है, 80 साल का है, 90 साल का है या 85 ईयर्स का है, सो उस केस में हमें पॉलिसी कौन सी कंपनी देगी, कौन सी कंपनी नहीं देगी, राइट। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, उसके लिए पोर्टल पर जाना है और पोर्टल पे जाके आप चेक कर सकते हो सारी चीजों को, तो वहां पर आपको कंफर्म चीजें समझ आ जाने वाली है, राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे you and your family member, namely spouse, dependent children, dependent parents and parents in law are eligible for buying this policy on individual sum insured basis. We can offer additional discount of 10% and if 2 or more person family can covered under the same policy। मतलब कि देखो अगर मान लीजिए हम कुछ पॉलिसीज अगर इंडिविजुअल बेसिस पे ले रहे हैं, जैसे मैंने अपनी पॉलिसी वाइफ की और बच्चों की पॉलिसी अगर इंडिविजुअल करा ली, ठीक है, सो उस केस में यहाँ पर कंपनी क्या कह रही है, या कंपनी यहाँ पर कह रही है कि आप एडिशनल डिस्काउंट के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। और अगर आप इंडिविजुअल पॉलिसी लेते हो तो आप अपने स्पाउस को, अपने चिल्ड्रंस को, अपने पेरेंट्स को और पेरेंट्स इन लॉ को यहाँ पर पॉलिसी के अंदर, इंडिविजुअल पॉलिसी के अंदर ऐड कर सकते हो, राइट। सो ये बेनिफिट आपको मिल जाता है। तो इस तरीके से हम इंडिविजुअल पॉलिसी के अंदर इन लोगों को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, इन अ फैमिली फ्लोटर पॉलिसी। ये ऊपर इंडिविजुअल पॉलिसी की बात हो रही थी, अब हम बात कर रहे हैं फैमिली फ्लोटर पॉलिसी की। इन एन फैमिली फ्लोटर पॉलिसी मैक्सिमम 6 मेंबर कैन बी एडेड इन अ सिंगल पॉलिसी। इन अ इंडिविजुअल पॉलिसी मैक्सिमम ऑफ 4 adult एंड मैक्सिमम ऑफ 5 चिल्ड्रन कैन बी इंक्लूडेड इन द सिंगल पॉलिसी, ठीक है। अब यहाँ पर बात समझने की कोशिश करो, अगर मान लीजिए हम फैमिली फ्लोटर प्लान की बात कर रहे हैं, तो फैमिली फ्लोटर के अंदर हम सिंगल पॉलिसी के अंदर 6 मेंबर से ज्यादा को ऐड नहीं कर सकते। मान लीजिए हस्बैंड वाइफ है, तो हस्बैंड वाइफ के साथ हम 4 बच्चों को और ऐड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इससे ज्यादा चिल्ड्रंस हैं तो उनको हम ऐड नहीं कर सकते फैमिली फ्लोटर के अंदर, ठीक है। सो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें इंडिविजुअल पॉलिसी लेनी पड़ेगी, तो हम उसको ऐड कर पाएंगे, उसको पॉलिसी के अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इन एन इंडिविजुअल पॉलिसी मैक्सिमम ऑफ 4 adult। अब 4 adult यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है, मान लीजिए आप इंडिविजुअल पॉलिसी ले रहे हो जिसमें आपको 10% डिस्काउंट चाहिए, तो आप अपने, मतलब आप हस्बैंड वाइफ हैं और अपने मदर फादर को भी इंक्लूड कर सकते हैं, मतलब कि 4 मेंबर हो गए, 4 एडल्ट हो गए, साथ में 5 चिल्ड्रंस को, 5 बच्चों को भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो सिंगल पॉलिसी के अंदर, अगर हम इंडिविजुअल पॉलिसी की बात करें। सो फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे योर रिन्यूअल एट द योर प्रीमियम एट रिन्यूअल में चेंज ड्यू टू चेंज इन योर एज। मतलब कि अगर आपकी एज चेंज हो जाती है तो रिन्यूअल के टाइम पे आपका प्रीमियम भी चेंज होगा, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। वो भी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमारा प्रीमियम ग्रेड वाइज चेंज होता है, ठीक है। और चेंज इन एप्लीकेबल टैक्सेस रेट, अगर मान लीजिए कोई भी टैक्स चेंज होता है, टैक्स स्लैब के अंदर कोई चेंजेस आते हैं गवर्नमेंट के टैक्स स्लैब में, तो आपका प्रीमियम तब भी चेंज हो सकता है, तब भी वेरी कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे द पॉलिसी पीरियड ऑप्शंस इंक्लूड्स पीरियड ऑफ 1, 2 और 3 इयर्स। मतलब कि अगर हम मान लीजिए पॉलिसी लेना चाहते हैं तो हम 1 साल का, 2 साल का और 3 साल का प्रीमियम एक साथ पे कर सकते हैं, ठीक है। सो हमारी अपने ऊपर चॉइस है कि कस्टमर कहता है मैं 3 साल का प्रीमियम एक साथ देना चाहता हूँ, तो हम दे सकते हैं। सो वी कैन ऑफर 7.5% डिस्काउंट इफ यू ऑप्ट द
2 ईयर पॉलिसी, मतलब कि अगर हम 2 साल का प्रीमियम इकट्ठा ले रहे हैं तो हमें टोटल के ऊपर 7.5% डिस्काउंट मिलता है, बट कुछ कंपनियां 10% देती है एंड कुछ कंपनियां 12% देती है। सो आपको क्या देखना है, जब भी हम पॉलिसी बाय कर रहे हैं पोर्टल के थ्रू, तो पोर्टल के ऊपर आपको डिस्काउंटिंग देखनी है कि कितना डिस्काउंट वहां पर मिल रहा है, ठीक है। वो कंपनी टू कंपनी, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी हो सकता है, ठीक है। कुछ कंपनी में हो सकता है 5% हो, कुछ में 7.5% हो, कुछ में 10% हो, बट मैंने समझाने के लिए आपको एलिजिबिलिटी क्लियर कर दी है कि इस तरीके से ये हमें मेन चीजें देखनी होती है, राइट। सो फ्रेंड्स, अब हम पहुंच चुके हैं मेन प्लान बेनिफिट्स के ऊपर। अब मेनली हमारा जो प्लान के बेनिफिट्स हैं, जो फीचर्स हैं, वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज जो हम इस प्लान के अंदर फीचर्स को जानेंगे, वो हम किसी पर्टिकुलर कंपनी का कोई पर्टिकुलर प्लान नहीं समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं इन जनरल जो हेल्थ इंश्योरेंस के फीचर्स होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, उनके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो सबसे पहला जो फीचर होता है उसके अंदर हम बात करेंगे इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन। मतलब कि अगर मान लीजिए आज हमने पॉलिसी लिया, ठीक है, पॉलिसी लेने के बाद अगर मेरे को क्लेम लेना है, अगर पॉलिसी से बेनिफिट लेना है कस्टमर को, तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो पॉइंट होता है वो होता है इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन। मतलब कि हॉस्पिटल, यहाँ पर आप एक बार मैं लाइन पढ़ लेता हूँ। द मेडिकल एक्सपेंसेस फॉर कवर फॉर हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ मोर देन 24 आवर्स विद नो रूम रेंट लिमिट। मतलब कि अगर हमें हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट लेना है, ठीक है, तो मिनिमम हमें 24 घंटे में हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, तभी हमें यहाँ पर हॉस्पिटल का क्लेम मिलेगा, जो भी हमें यहाँ पर पॉलिसी से क्लेम मिलता है, ठीक है। तो अगर कोई भी पर्सन ऐसा है जो 24 घंटे से कम एडमिट होता है और घर पे आ जाता है, ठीक है, ट्रीटमेंट करा के, तो उसका यहाँ पर क्लेम पे नहीं होता। तो सबसे मेन बात आपको हर एक चीज ध्यान रखनी है, हर एक कंपनी के अंदर ये रूल है कि आप अगर 24 घंटे हॉस्पिटल में का क्लेम मिलता है, अदरवाइज आपको उसका क्लेम नहीं मिलता, राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर प्री हॉस्पिटलाइजेशन की। प्री हॉस्पिटलाइजेशन क्या होता है? प्री हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब होता है, मान लीजिए आज अगर कोई पर्सन हॉस्पिटल में एडमिट हुआ किसी बीमारी की वजह से, किसी ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। सो अगर मान लीजिए हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले कुछ उन्होंने एक्सपेंडिचर किया, कुछ उन्होंने खर्चा किया, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, द मेडिकल एक्सपेंसेस दैट यू इनकर ड्यू टू इलनेस ड्यूरिंग 60 डेज इमीडिएटली बिफोर यू हॉस्पिटलाइज। मतलब कोई भी पर्सन हॉस्पिटलाइज हुआ और उससे पहले के कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस किए, जैसे कि उन्होंने हो सकता है डॉक्टर को दिखाया हो तो कुछ कंसल्टेशन फी पे करी है, या फिर हो सकता है उन्होंने कोई मेडिसिन खाई है, दवाइयां खाई हैं, ठीक है, या फिर हो सकता है उन्होंने कोई रिपोर्ट्स वगैरह कराई हैं। तो कहने का मतलब है, चाहे उन्होंने डॉक्टर को दिखाया उसकी चार्जेस, ठीक है, चाहे उन्होंने कोई दवाइयां खाई है, मेडिकल मेडिसिन खाई है, उनके चार्जेस, चाहे उन्होंने कोई रिपोर्ट्स कराई उसके चार्जेस। तो अगर आप जिस बीमारी के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हुए हो, तो उससे रिलेटेड आपके कोई भी खर्चे हैं, कोई भी एक्सपेंडिचर है, तो अगर वो 60 डेज पहले के हैं, मतलब 2 महीने तक के आपके बिल्स हैं, तो वो सारे के सारे आप यहाँ पर कंपनी से क्लेम कर सकते हो। इसको हम बोलते हैं प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, ठीक है, प्री हॉस्पिटलाइजेशन क्लेम्स बोल सकते हैं। इसी तरीके से जब हम मान लीजिए हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो डिस्चार्ज के टाइम पे, छुट्टी होने के टाइम पर, तो डॉक्टर हमें बोलता है कि आप नॉर्मली जो ये मेडिसिन है ये 15 दिन तक दवाइयां खाइएगा और 15 दिन के बाद हमें दोबारा दिखाइए, ठीक है। डॉक्टर कहता है कि मेरे को 15 दिन दवाई खा के आप ये रिपोर्ट करा के मेरे को दोबारा दिखाना, ठीक है। तो उस केस पे भी क्या होता है, हमारी जेब से दवाइयों के पैसा लग रहा है, हमारी जेब से डॉक्टर की चार्जेस जो कंसल्टेशन फीस है वो लग रही है, प्लस हमारी जेब से जो रिपोर्ट्स हैं उसके पैसे भी लग रहे हैं। बट यहाँ पर कंपनी क्या कह रही है, अगर आप जिस बीमारी के लिए एडमिट हुए थे, तो हम आपको यहाँ पर पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का भी बेनिफिट दे रहे हैं, जो कि नॉर्मली 180 डेज तक का आपको बेनिफिट मिल जाता है। कुछ कंपनियां यहाँ पर 90 डेज देती हैं, कुछ कंपनियां यहाँ पर आपको 120 डेज देती हैं, कुछ कंपनियां 60 डेज देती हैं। सो आपको देखना है प्लान टू प्लान क्या चीज वेरी कर रही है, बट यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ 180 डेज का, तो ये कुछ कंपनियां 180 डेज भी देती है, मतलब कि लगभग 6 महीने तक के एक्सपेंसेस आप यहाँ पर कंपनी से क्लेम कर सकते हो, ठीक है। सो दैट इज द पार्ट ऑफ पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन क्लेम्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर रूम रेंट एंड आईसीयू चार्जेस की। अब थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं रूम रेंट और आईसीयू चार्जेस को। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कैपिंग की। तो यहाँ पर एक वर्ड यूज होता है जिसको हम बोलते हैं कैपिंग। कैपिंग का मतलब होता है, अगर मान लीजिए, लिमिट बोल सकते हैं इसको। अगर मान लीजिए मैंने आज 3 लाख की पॉलिसी परचेस करी, ठीक है, तो यहाँ पर कंपनी हमारी पॉलिसी के ऊपर एक लिमिट लगा देगी, कैपिंग लगा देगी कि अगर आपने 3 लाख की पॉलिसी ली है तो हम आपको 1% ऑफ सम एश्योर्ड, सम एश्योर्ड मैंने बताया था जितने की पॉलिसी ले रहे हैं, तो 1% ऑफ सम एश्योर्ड आप पर डे रूम रेंट का क्लेम कर सकते हो। मतलब कि अगर मान लीजिए मैंने 3 लाख की पॉलिसी ली है और मेरे को कंपनी कह रही है कि आप 1% ऑफ सम एश्योर्ड ही रूम रेंट के लिए ले सकते हो, तो इसका मतलब है 3,000 रुपए ही मैं पर डे के हिसाब से रूम का ले सकता हूँ। इससे ज्यादा का अगर रूम है तो मैं वहां पर उसका क्लेम नहीं कर सकता।
अगर उसके ऊपर जो अमाउंट पे करना है, मान लीजिए 10,000 का रूम है हॉस्पिटल में और मैं मेरे को जो कंपनी दे रही है 3,000 दे रही है, तो 7,000 रुपए पर डे के हिसाब से मेरे को अपनी पॉकेट से पे करना पड़ेगा। सो आप देखिए कि हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि कस्टमर को नो कैपिंग वाली पॉलिसी लेनी चाहिए, ठीक है, जिसमें उसको कल को क्लेम के टाइम पर आपको ये ना रहे कि भाई रूम रेंट का हमने बहुत ज्यादा अमाउंट पे कर दिया, ठीक है। सो इसी तरीके से यहाँ पर होता है आईसीयू चार्जेस की। अब कुछ कंपनियों में यहाँ पर आप देखोगे जहाँ पर लिखा होगा 2% ऑफ द 2% ऑफ आईसीयू चार्जेस विल बी एप्लीकेबल, मतलब कि 2% मिलता है आपको सम एश्योर्ड का आईसीयू चार्जेस के ऊपर और 1% मिलता है आपको रूम रेंट का आईसीयू रूम रेंट के ऊपर, ठीक है, सम एश्योर्ड का। सो कहने का मतलब है अगर आप रूम रेंट लेते हो तो यहाँ पर 1% मिलता है और अगर आप आईसीयू लेते हो तो 2% मिलता है, राइट। बट यहाँ पर एक चीज और है, यहाँ पर अगर आप छोटे सम एश्योर्ड की पॉलिसी लेंगे जैसे कि 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख और कुछ कंपनियों में 5 लाख, तो अगर आप इस तरीके की पॉलिसीज लेंगे, वैसे नॉर्मली 5 लाख वाली पॉलिसी के अंदर आपको कैपिंग नहीं मिलेगी, बट अगर 2 लाख, 3 लाख और 4 लाख की पॉलिसी लेते हैं या फिर आप कस्टमर को सजेस्ट करते हैं तो उसमें जरूर ध्यान से देखिएगा कि उसके अंदर रूम रेंट की कैपिंग तो नहीं है। अगर रूम रेंट की कैपिंग है तो आई विल सजेस्ट कि आप कस्टमर को अपग्रेडेड प्लान बताएं, मतलब कि हायर सम एश्योर्ड का प्लान बताएं, ठीक है। अगर वो 3 लाख कह रहे हैं तो कम से कम उसको 5 बताएं, ठीक है। 5 के अंदर आपको रूम रेंट की लिमिट नहीं मिलती है नॉर्मली। सो जिससे उसको कल को क्लेम लेना पड़े तो क्लेम के टाइम पे उसको प्रॉब्लम ना हो, उसको अपनी जेब से पैसे पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर डे केयर प्रोसीजर की। अब ये डे केयर प्रोसीजर का मतलब होता है, आप इसको एक बार देख लीजिए, द मेडिकल एक्सपेंसेस फॉर ऑल डे केयर प्रोसीजर कवर्ड, मतलब कि सारे एक्सपेंसेस आपको डे केयर के कवर हो जाते हैं, विच डू नॉट रिक्वायर 24 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन ड्यू टू टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आर कवर्ड। अब आप ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऐसे एक्सपेंसेस, ऐसा क्लेम, ऐसा डे केयर प्रोसीजर जिसमें आपको 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट की जरूरत ना हो और जो ऐसे ट्रीटमेंट जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की वजह से 24 घंटे एडमिट होने के लिए नहीं बोलते। जैसे आपने देखा होगा आज के डेट में लेजर ट्रीटमेंट होते हैं, ठीक है। अगर किसी को स्टोन हुआ है तो स्टोन के लिए हम 2 से 3 घंटे के अंदर उसका ट्रीटमेंट करा के घर जा सकते हैं। तो स्टोन के कवर को हम क्या किस प्रोसीजर के अंदर लेकर आएंगे, उसको लेकर आएंगे हम डे केयर प्रोसीजर के अंदर। अब सेम वे इसी तरीके से हो सकता है कैटरेक्ट, मोतियाबिंद जिसे हम बोलते हैं, तो मोतियाबिंद जो कैटरेक्ट का ट्रीटमेंट होता है उसके अंदर भी हम नॉर्मली 2 से 3 घंटे के अंदर ट्रीटमेंट करा के उसका ऑपरेशन करा के घर पर वापस आ सकते हैं। सो ऐसे प्रोसीजर जिसके अंदर हमें 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट ना होना पड़े तो वो सारे ट्रीटमेंट हमारे डे केयर प्रोसीजर के अंदर आते हैं, ठीक है। बट डे केयर के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल डे केयर प्रोसीजर कवर्ड है, बट कुछ कंपनियां यहाँ पर कहते हैं कि आपको यहाँ पर 500 लिस्ट, मतलब 500 बीमारियां ऐसी हैं जो हम डे केयर के अंदर कवर करते हैं। तो उन लिस्ट को भी आप एक बार देखिएगा, पॉलिसी वर्डिंग से हम रेफर कर सकते हैं, ठीक है। सो आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि कौन कौन से डे केयर प्रोसीजर हमारे को इस पॉलिसी के अंदर कवर मिल रहे हैं, ठीक है। सो सारे जो बेनिफिट्स हैं हम अभी इन जनरल बात कर रहे हैं, बट प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, कंपनी टू कंपनी यहाँ पर डिपेंड करता है कि किसके अंदर क्या कवर है, किसके अंदर क्या कवर नहीं है, राइट। इसी तरीके से जो नेक्स्ट बेनिफिट होता है दैट इज कॉल्ड डोमिसिलरी ट्रीटमेंट। अब इसके अंदर क्या होता है, इसको हम बोलते हैं होम ट्रीटमेंट, मतलब कि घर पे रहकर अपना इलाज कराना। सो ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो कि नॉर्मली ज्यादातर सभी कंपनियां देती हैं, ठीक है। अब इसको हम बोलते हैं डोमिसिलरी ट्रीटमेंट, होम ट्रीटमेंट। अब मान के चलते हैं ये कब मिलता है, तो इसकी 2 या 3 कंडीशन है, इसको आप बड़े ध्यान से समझिएगा। अब इसके अंदर क्या होता है, अगर मान लीजिए पेशेंट ऐसी हालत में नहीं है, ऐसी सिचुएशन में नहीं है कि उसको हम हॉस्पिटल तक ले जाया जा सके, एक उसकी सिचुएशन जो है बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, तो ऐसी कंडीशन में हम होम ट्रीटमेंट देते हैं तो कंपनी भी उसको अप्रूव करती है, ठीक है। बट उस कंडीशन में हमें डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन पे लिखवाना पड़ेगा कि भाई पेशेंट को मूव नहीं किया जा सकता, इसलिए हमने होम ट्रीटमेंट के लिए अप्लाई किया, राइट। दूसरी सिचुएशन, दूसरी चीज, अगर हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है, हॉस्पिटल में हम बेड अवेलेबल नहीं है, मतलब हॉस्पिटल ऑलमोस्ट फुल है और उस टाइम पे हम हॉस्पिटल के अंदर एडमिशन ले ही नहीं सकते, तो भी हम अपना होम ट्रीटमेंट ले सकते हैं, होम ट्रीटमेंट का बेनिफिट ले सकते हैं और घर पे रह के अपना सारा इलाज करा सकते हैं, ठीक है। तो सारे एक्सपेंडिचर हमें यहाँ पर होम ट्रीटमेंट में मिल जाते हैं। तीसरी चीज यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली है, अगर आप होम ट्रीटमेंट लेना चाहते हो या किसी को सजेस्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए अगर मान लीजिए कस्टमर घर पे रह के 3 दिन से ज्यादा अगर अपना ट्रीटमेंट ले रहा है
तो वो अपना डोमिसिलरी ट्रीटमेंट के अंदर क्लेम अप्लाई कर सकता है। बट यहाँ पर अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा कि अगर आप होम ट्रीटमेंट के लिए होम ट्रीटमेंट लेते हो तो ही आपको यहाँ पर क्लेम मिलने वाला है, राइट। अब होम ट्रीटमेंट के टाइम पे या किसी भी क्लेम के टाइम पे हमें एटलीस्ट कंपनी को 24 आवर्स के अंदर, 24 घंटे के अंदर हमें कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि इस तरीके से हमारा पेशेंट जो है वो बीमार हो गया और मेरे को इसका क्लेम चाहिए। सो दैट इज कॉल्ड द इंटीमेशन। तो हमें कंपनी को इंटीमेशन करना पड़ता है, इंटीमेट करना पड़ता है कि हमारा जो पेशेंट है वो इस बीमारी के लिए एडमिट हुआ है और इस बीमारी के लिए वो ट्रीटमेंट लेने जा रहा है, ठीक है। सो हमें कंपनी को एवरी टाइम हमें ये सारी चीजों के बारे में इंटीमेट करना पड़ता है। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ डोमिसिलरी ट्रीटमेंट, राइट। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर अदर बेनिफिट्स की। तो इसके बाद हम बात करेंगे ऑर्गन डोनर की। अब ऑर्गन डोनर क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के कई बार किडनी फेल्स हो जाती है या फिर कोई और ऑर्गन खराब हो जाता है, सो उनके ऑर्गन को हम दूसरे पर्सन के ऑर्गन से चेंज करते हैं। जैसे आपने सुना होगा किडनी ट्रांसप्लांट हो रही है तो एक पर्सन के बॉडी से निकाल के दूसरी पर्सन के बॉडी में उसको लगाना, सो दैट इज कॉल्ड ऑर्गन डोनर, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ कंपनियां क्या कहती हैं, अगर आप ऑर्गन डोनर का बेनिफिट देखते हैं तो यहाँ पर कंपनी क्या कहती है, मान लीजिए किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट होना है और कोई पर्सन है जो उसको डोनेट कर रहा है किडनी, ठीक है। तो उस टाइम पे हम उस पर्सन की, सामने वाले पर्सन जो पर्सन डोनेट कर रहा है, सो उसको भी हम पॉलिसी के अंदर कवर कर लेते हैं। बट कहाँ तक कवर करेंगे? कवर अप टू द सम एश्योर्ड, ठीक है। सो हम उसको सम एश्योर्ड तक कवर करेंगे। अगर हमारा सम एश्योर्ड खत्म हो जाता है सो उससे ज्यादा बेनिफिट हम उसको पॉलिसी में नहीं देंगे, ठीक है। मान लीजिए 5 लाख की पॉलिसी थी तो 5 लाख तक का ट्रीटमेंट हम पेशेंट के लिए और डोनर के लिए, दोनों के लिए कर सकते हैं, राइट। सो इसी तरीके से आप देख के चलिए। अब कुछ कंपनियां यहाँ पर क्या कहती हैं कि आप 1 लाख से ऊपर का बेनिफिट नहीं ले सकते, 1 लाख या 20% ऑफ द सम एश्योर्ड ले सकते हो या फिर 10% ऑफ द सम एश्योर्ड ले सकते हो ऑर्गन डोनर के लिए। सो आपको देखना है पॉलिसी लेते समय कि ऑर्गन डोनर आपकी पॉलिसी में कितना कवर कर रहा है, मतलब कि सम एश्योर्ड तक कवर कर रहा है या फिर 20% या 10% कवर कर रहा है, कुछ इस तरीके से। सो आप ये देखिएगा ऑर्गन डोनर के अंदर आपको इस तरीके से बेनिफिट मिल जाता है, राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर एम्बुलेंस कवर की। अब आपने देखा होगा काफी टाइम पे जब कोई इमरजेंसी आती है, मेडिकल इमरजेंसी आती है, तो उस टाइम पे हम एम्बुलेंस को कॉल करते हैं, उस टाइम पे हम हॉस्पिटल में जाने के लिए एम्बुलेंस बुलाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ है अप टू 2000 रुपीज पर हॉस्पिटलाइजेशन। मतलब कि अगर आप हॉस्पिटल में जाते हो, एम्बुलेंस करते हो, तो उस टाइम पे आपको 2000 रुपीज पर हॉस्पिटलाइजेशन मिल जाएगा। अगर साल में मान लीजिए 2 बार यूज कर रहे हो तो आपको साल में 2000 रुपए पर हॉस्पिटलाइजेशन, लगभग 4000 रुपए का इसका बेनिफिट मिल जाता है एम्बुलेंस का। बट यहाँ पर कुछ कंपनियां कहती है कि आपको 750 रुपए पर हॉस्पिटलाइजेशन मिलेगा, कुछ कंपनियां कहती हैं आपको एम्बुलेंस का 1000 पर हॉस्पिटलाइजेशन मिलेगा। सो अगेन ये भी डिपेंड करता है कंपनी के प्लान एंड बेनिफिट्स के ऊपर। सो आप जब भी पॉलिसी लें तो एम्बुलेंस कवर को जरूर ध्यान में रखें कि कितना कवरेज आपको यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर डेली कैश फॉर चूजिंग शेयर एकोमोडेशन। अब इसको आप बड़े ध्यान से समझिएगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो बेनिफिट है ज्यादातर कंपनियां नहीं देती हैं, लेकिन कुछ कंपनियां दे रही हैं। सो इस जो बेनिफिट को आपको अगेन बेनिफिट मिलता है, ठीक है। सो इसको समझते हैं, डेली कैश फॉर चूजिंग शेयर्ड एकोमोडेशन। अब मान लीजिए आपका कोई पेशेंट है, आपका जो क्लाइंट है, अब वो कोई इमरजेंसी में किसी हॉस्पिटल में जाते हैं और वो कहते हैं कि भाई मैं अपनी पॉलिसी के अंदर सिंगल बेड के लिए एप्लीकेबल हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर मान लीजिए आपका पेशेंट कहता है कि भाई मैं सिंगल बेड ले सकता हूँ, तो मेरे जो रूम रेंट की कैपिंग है उसकी कोई लिमिट नहीं है, सो आप मेरे को सिंगल बेड दे दीजिए। बट हॉस्पिटल यहाँ पर क्या कहता है, हमारे पास सिंगल बेड अवेलेबल नहीं है, तो हमारे पास सारे जो रूम्स है सिंगल बेड वाले वो फुल हो चुके हैं, राइट। सो यहाँ पर हम जो हॉस्पिटल है वो बोलेंगे कि आप शेयर्ड अकोमोडेशन में चले जाइए, मतलब कि जहाँ पर 2 पेशेंट का एक ही रूम के अंदर ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। आपने देखा होगा ट्विन शेयरिंग रूम बोलते हैं बेसिकली इसको। सो ट्विन शेयरिंग रूम के अंदर अगर पेशेंट जाता है तो उस केस में कंपनी क्या बेनिफिट देती है क्लाइंट को, तो इसको समझते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई पर्सन है जो शेयर्ड अकोमोडेशन में या फिर ट्विन शेयरिंग रूम के अंदर जाता है, तो अगर उसने 15 लाख तक की पॉलिसी ली है, तो उस 15 लाख तक की पॉलिसी पे उसको पर डे 800 रुपीज पर डे मिलेगा। मतलब कि अगर किसी पर्सन ने यहाँ पर 15 लाख की पॉलिसी ली है, सो 800 रुपीज पर डे मिलेगा उसको। मैक्सिमम जो है 6 दिन तक का बेनिफिट मिलता है, मतलब कि
4,800 से ऊपर उसको बेनिफिट नहीं मिलने वाला, राइट। अगर इसी तरीके से अगर किसी पर्सन ने 15 लाख से ऊपर की पॉलिसी ली है तो उसको पर डे का 1,000 रुपीज एज एन कैश मिलेगा। जब वो क्लेम के लिए अप्लाई करेगा तो उसके अकाउंट में साथ में ये पैसा ऐड होके वापस मिल जाएगा, ठीक है। तो पर डे उसको 1,000 रुपीज पर डे मिलेगा और मैक्सिमम ऑफ 6,000 रुपीज उसको मिल जाएगा। 6 दिन से ऊपर का बेनिफिट नहीं मिलता। अगर मान लीजिए क्लाइंट 10 दिन के लिए एडमिट है तो भी हमारा जो लिमिट है मैक्सिमम 6,000 का है, इससे ऊपर ये नहीं जाएगा, राइट। सो दैट इज द डेली कैश फॉर शेयर्ड अकोमोडेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर ई ओपिनियन इन रिस्पेक्ट ऑफ क्रिटिकल इलनेस। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम यहाँ पर जानते हैं ई ओपिनियन इन रिस्पेक्ट ऑफ क्रिटिकल इलनेस। तो क्रिटिकल इलनेस क्या होता है इसको जान लेते हैं। क्रिटिकल इलनेस का मतलब होता है जानलेवा बीमारियां। जिन बीमारियों से पर्सन की जान जा सकती है ऐसी बीमारियों को हम बोलते हैं क्रिटिकल इलनेस। जैसे कि आपने देखा होगा कि लोगों को ब्रेन हेमरेज हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि किसी की किडनी फेल हो जाती है, किसी को कैंसर हो जाता है। सो दैट डिजीज ऑल्सो कवर्ड इन द क्रिटिकल इलनेस सेक्टर, ठीक है। सो क्रिटिकल इलनेस के अंदर वो कवर्ड होती है। बट अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ई ओपिनियन इन रिस्पेक्ट ऑफ क्रिटिकल इलनेस। अब इसको समझते हैं कि यहाँ पर ई ओपिनियन का मतलब क्या है। अब मान लीजिए कोई पर्सन है जिसने आपसे पॉलिसी लिया था या पहले कभी किसी से पॉलिसी लिया हुआ है। सो उस केस में क्या हो सकता है, अब मान लीजिए किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ, अब वो अपने घर के आसपास या किसी नॉर्मल डॉक्टर को दिखाएगा और डॉक्टर बोलेंगे कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप रिपोर्ट करा के ले आइए। अब रिपोर्ट देखने के बाद कस्टमर को जो डॉक्टर है वो ये बोलेंगे कि सर आपको क्रिटिकल इलनेस है, आपको कोई जानलेवा बीमारी है, ठीक है। उसको बोलेंगे, उसके अटेंडेंट को बोलेंगे। सो अब होगा क्या, अब मान लीजिए किसी पर्सन को पता लगा कि भाई मेरे को क्रिटिकल इलनेस डिजीज हो गई है। सो उस केस में क्या होता है, उस केस में हम कंपनी को वो सारी रिपोर्ट्स फॉरवर्ड कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, जिससे कि हम सजेशन ले सकें, एक ओपिनियन ले सके, जिसको हम बोलते हैं सेकंड ओपिनियन, ठीक है। सो अगर मान लीजिए कोई भी क्रिटिकल इलनेस के लिए हम नॉर्मल मार्केट में किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें तो लगभग 5 से 10,000, 15,000, 20,000 रुपए लग जाते हैं। बट कंपनी हमें यहाँ बेनिफिट दे रही है, अगर किसी पर्सन को कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाती है सो वो कंपनी से एक ओपिनियन ले सकता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक ओपिनियन है, मतलब कि मेल पे सेंड करके सारे डॉक्यूमेंट्स एंड रिपोर्ट्स। सो वो कंपनी से ओपिनियन ले सकता है, क्योंकि कंपनी के पास खुद के अपने कुछ एक्सपर्ट डॉक्टर्स होते हैं। सो इसीलिए वहां पर हमें एक सजेशन लेने का मौका मिल जाता है, जिसके लिए कंपनी आपसे कोई चार्ज नहीं करती, वो आपकी पॉलिसी के अंदर इंक्लूड रहता है, ठीक है। सो इसका मतलब है हम 1 साल में एक बार एक ई ओपिनियन ले सकते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ क्रिटिकल इलनेस। कोई जानलेवा बीमारी की अगर हमें शंका होती है तो हम उसका सजेशन ले सकते हैं, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे यहाँ पर इमरजेंसी एयर एम्बुलेंस कवर की। अब एयर एम्बुलेंस कवर भी आपको मिलता है। एयर एम्बुलेंस कवर के अंदर यहाँ पर क्या रहता है कि मान लीजिए अगर आपने पॉलिसी लिया, ठीक है, पॉलिसी लेने के बाद अगर आप किसी पहाड़ी इलाके पर, किसी हिली एरिया पर आप घूमने गए या फिर कहीं पर आप रहते हैं, तो उस केस में क्या होता है, आपने देखा होगा नॉर्मली पहाड़ी एरिया में जो रहता है, सो वहां पर हमारे को हॉस्पिटल की इतनी अवेलेबिलिटी नहीं मिलती, काफी डिस्टेंस जाना पड़ता है, काफी दूर जाना पड़ता है हॉस्पिटल में अटेंड होने के लिए। अब कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है इन केस ऑफ, अगर हम किसी पहाड़ी इलाके पे हैं, तो उस केस में क्या हो सकता है, हम यहाँ पर एयर एम्बुलेंस का बेनिफिट ले सकते हैं। अब कंपनी यहाँ पर क्या कहती है, अगर आप 10 लाख से ऊपर की पॉलिसी ले रहे हो, तो कुछ कंपनी में हो सकता है 15 लाख से ऊपर का हो, बट नॉर्मली आपको 5 लाख या 10 लाख की तो मिनिमम पॉलिसी लेनी पड़ेगी, तभी आपको एयर एम्बुलेंस का बेनिफिट मिलता है, ठीक है। सो यहाँ पर कंपनी कह रही है अगर आप 10 लाख से ऊपर का पॉलिसी ले रहे हो, सो आपको कवर्ड अप टू 2.5 पर हॉस्पिटलाइजेशन एंड मैक्सिमम अप टू द सम एश्योर्ड इन अ ईयर। मतलब कि आपको यहाँ पर 2.5 लाख से लेकर मैक्सिमम आपको सम एश्योर्ड तक का कवरेज मिल जाता है। मान लीजिए किसी ने 10 लाख की पॉलिसी की जगह आप मान लीजिए 25 लाख की पॉलिसी ली, सो हो सकता है उसका रिस्क कवर यहाँ पर बढ़ जाए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको बोला कि 2.5 लाख से लेकर 2.5 लाख से लेकर हम सम एश्योर्ड तक का कवर करते हैं। सो दैट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द सम एश्योर्ड अपार्ट, मतलब कि कितने की पॉलिसी हम ले रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होता है, हम उसको हेलीकॉप्टर को इमरजेंसी मतलब कंपनी को फोन करेंगे कोई इमरजेंसी में, कंपनी हमें हेलीकॉप्टर प्रोवाइड करेगी और उस हेलीकॉप्टर की हेल्प से हम हॉस्पिटल में जाके अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं, ठीक है। बट इसको हम यह कह सकते हैं कि ये कैशलेस नहीं मिलता, इसको हमें अपनी पॉकेट से पहले पे करना पड़ता है एयर एम्बुलेंस के लिए। देन हम जब क्लेम अप्लाई करते हैं तो हमें इसका पैसा वापस मिलता है, राइट। सो एयर एम्बुलेंस के लिए हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे हेल्थ चेकअप की। अब हेल्थ चेकअप क्या होता है, हेल्थ चेकअप को देख लेते हैं। अगर किसी पर्सन को वॉइस नहीं आ रही है, सो कनेक्ट अगेन, आप दोबारा कनेक्ट कर लीजिए। आई
डोंट थिंक सो कि ऐसा कोई इश्यू होगा, मेरी साइड से तो कोई इश्यू लग नहीं रहा है मुझे। सो कंटिन्यू करते हैं। जैसे मैंने बताया यहाँ पर हेल्थ चेकअप के बारे में। हेल्थ चेकअप क्या होता है? अब हेल्थ चेकअप का मतलब होता है, अब जैसे कि हम पॉलिसी लेते हैं तो आपने कई बार सुना होगा कस्टमर को बोलते हुए कि भाई मेरे को रूटीन चेकअप मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो मैं डे ऑन डे बेसिस पे जो चेकअप्स कराता हूँ पूरी बॉडी का, तो वो मेरे को मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर हम समझते हैं एवरी टू क्लेम फ्री ईयर, मतलब कि अगर हम 2 साल तक क्लेम नहीं लेते हैं तो हमें यहाँ पर कुछ कंपनियां हमें 2,500 तक का हेल्थ चेकअप देती है अगर हमने 5 लाख का सम एश्योर्ड लिया है। ठीक है, अगर हम मान लीजिए 10 लाख का सम एश्योर्ड लेते हैं तो यहाँ पर हमें 5,000 का क्लेम मिल जाता है, 5,000 का हेल्थ चेकअप मिल जाता है। ठीक है, अगर हम 2 साल तक क्लेम नहीं लेते, यहाँ पर एवरी ईयर, एवरी क्लेम फ्री ईयर है, और 5 लाख वाले में एवरी टू क्लेम फ्री ईयर है, मतलब कि हर 2 साल में एक बार मिलेगा, और यहाँ पर हर साल में आपको मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि जितना बड़ा सम एश्योर्ड लेंगे उतना ज्यादा हमें बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है, बट अभी मार्केट में कंपटीशन को चलते अब ऐसी कंपनियां भी आ गई कि आज हमने पॉलिसी ली है और हमें पहले दिन से ही हेल्थ चेकअप का बेनिफिट मिल जाता है, हम पहले दिन से ही हम पहले दिन से ही उसका बेनिफिट ले सकते हैं हेल्थ चेकअप का। ठीक है, रूटीन चेकअप्स करा सकते हैं। आज मैंने पॉलिसी ली, कल मैं कंपनी को बोलूं कि मेरे को हेल्थ चेकअप कराना है, अपनी बॉडी का चेकअप कराना है, तो हम जाएंगे और करा सकते हैं, बट उसकी लिमिट होगी, तो लिमिट देखने के लिए आप एक बार जरूर ब्रोशर को रेफर कर सकते हैं। राइट, फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर टैक्स बेनिफिट का। मान लीजिए हम कोई भी पॉलिसी लेते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की, तो हेल्थ इंश्योरेंस के जो टैक्स बेनिफिट होते हैं वो अंडर सेक्शन 80D रहता है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। मतलब कि अगर कोई भी पर्सन है जो कि यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस ले रहा है, तो उसको 80D सेक्शन के अंदर इनकम टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है। अब मान लीजिए कोई पर्सन है जो कि 30% के स्लैब में आता है, 30% के इनकम टैक्स स्लैब में आता है। ठीक है, अब उसने मान लीजिए 20,000 का प्रीमियम दिया, तो उस 20,000 के प्रीमियम पे 30% का उसको एक तरीके से टैक्स सेव हो जाएगा। तो 20,000 का 30% अगर हम बात करें तो लगभग 6,000 रुपए का उसका टैक्स सेव हो सकता है। ठीक है, ये होता है हमारा टैक्स सेविंग का पार्ट। तो यहाँ पर इस तरीके से हम टैक्स सेव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल की। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक हमने नया वर्ड सुना कि लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल। अब इसको देखते हैं हम, ये क्या होता है। अब पहले हमें देखा जाता था कि जब हम पॉलिसी लेते थे उस टाइम पे क्या होता था, मान लीजिए कोई कस्टमर है जो 1 साल 2 साल 3 साल पॉलिसी से क्लेम ले रहा है। ठीक है, अब कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो हो सकता है कि उसको हर साल पॉलिसी का क्लेम लेने की जरूरत है। तो पहले क्या करती थी कंपनियां, पहले कंपनियां आपको कहती थी कि भाई आपने पिछले 3 साल रेगुलर क्लेम लिया तो हम 4th ईयर में आपकी पॉलिसी कंटिन्यू नहीं कर सकते, आपकी पॉलिसी यहाँ पर डिसकंटिन्यू हो जाती है। बट अभी मार्केट में ये देखा जा रहा है कि अब कंपनियां जो है वो लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल दे रही है। अगर मान लीजिए कोई कस्टमर है आज पॉलिसी ले रहा है और अगले 3 साल 4 साल 5 साल तक रेगुलर क्लेम ले रहा है, तो कंपनियां उसको डिनाई नहीं कर सकती, उसको लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल लेना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर एक कंपटीशन के चलते भी आप कह सकते हो, या फिर IRDAI गाइडलाइंस को चलते भी आप कह सकते हो। क्योंकि पहले क्या होता था कि अगर किसी कस्टमर ने रेगुलर 3-4 साल क्लेम लिया तो 5वें साल में या 4th ईयर में उसकी पॉलिसी को डिसकंटिन्यू कर दिया जाता था, उसको कंपनियां पॉलिसी नहीं देती थी। ठीक है, बट अभी क्या है, अभी हम यहाँ पर लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल कर सकते हैं, लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल का आपको यहाँ पर बेनिफिट मिल जाता है। राइट, इसके बाद फ्रेंड्स जस्ट एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। फ्रेंड, इसके बाद हम बात करें हैं यहाँ पर नो सब लिमिट ऑन रूम रेंट। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं तो इसको स्किप कर देते हैं कि यहाँ पर आपको रूम रेंट के ऊपर कोई लिमिट नहीं रहती, आप जितने का रूम रेंट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। बाकी अगर कुछ कंपनी जैसे कि 3 लाख 4 लाख के सम एश्योर्ड लेते हैं वहां पर आपको रूम रेंट की लिमिट हो सकती है। जब भी हम प्लान लेंगे या सजेस्ट करेंगे तो उस टाइम पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा। राइट, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर कैशलेस ट्रांजेक्शन की, मतलब की कैशलेस ट्रीटमेंट की। अगर मान लीजिए जैसे कि हम यहाँ पर बात करें ऑप्टिमम रिस्टोर प्लान के अंदर, ऑप्टिमम रिस्टोर प्लान जो है लगभग 9,800 से ज्यादा आपको नेटवर्क हॉस्पिटल मिल जाते हैं 800 से ज्यादा सिटीज के अंदर। मतलब कि अगर आपने पॉलिसी ली है तो आप 9,800 से ज्यादा ऐसे हॉस्पिटल हैं जो कंपनीज के टाई अप में है, तो आप वहां जाएंगे, अपनी पॉलिसी दिखाएंगे, अपना आधार कार्ड दिखाएंगे, आपका कैशलेस अप्रूवल कंपनी से अप्रूव होके आ जाएगा, आप वहां पर ट्रीटमेंट ले सकते हो। ठीक है, अब कैशलेस और रिम्बर्समेंट अलग अलग चीजें होती हैं, वो भी हम एक बार समझेंगे। यहाँ पर आप लोगों का क्वेश्चन कुछ और भी हो सकता है कि मान लीजिए कि ऐसा हॉस्पिटल जिस हॉस्पिटल में हमारा टाई अप नहीं है, मान लीजिए आपके घर के आसपास कोई ऐसा हॉस्पिटल जहां पर कंपनी का टाई अप नहीं है, तो अगर हम वहां पर ट्रीटमेंट कराएं तो हमें क्लेम मिलेगा या नहीं,
तो आपका ये क्वेश्चन हो सकता है, मैं इसका आंसर दे देता हूँ। सो इसका आंसर ये है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा हॉस्पिटल जिसमें कंपनीज का टाई अप नहीं है, सो वहां पर भी हम ट्रीटमेंट ले सकते हैं, वहां पर भी हम क्लेम ले सकते हैं। बट उस केस में क्या होता है, उस केस में आपको अपनी जेब से पहले पे करना पड़ता है, ठीक है। जब आपको वहां से कंपनी से बिल, रिपोर्ट्स और सारा कुछ मिल जाता है, तो उसके बाद हम वो जो प्रोसेस है, वो जो क्लेम है, वो जो आपका बिल है, वो कंपनी को प्रोसेस के लिए भेजते हैं। उसके बाद आपको पेमेंट मिल जाता है। मतलब कि रिम्बर्समेंट के केसेस में जो हॉस्पिटल आपका कंपनी के साथ टाई अप में नहीं है, तो वहां से हम क्या कर सकते हैं, वहां से हमें अपनी जेब से पे करना पड़ता है। एंड देन उसके बाद हम कंपनी में एक बिल सप्लाई करेंगे, बिल्स फॉरवर्ड करेंगे, और उसके बाद हमें विद इन 15 डेज के अंदर पैसा वापस आ जाता है, ठीक है। सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ रिम्बर्समेंट। तो हम रिम्बर्समेंट एंड कैशलेस दोनों तरीके से पॉलिसीज को कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर नो क्लेम बेस्ड लोडिंग। मतलब कि अगर मान के चलिए अब हम पॉलिसी ले रहे हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने क्लेम नहीं लिया तो मेरे को कोई लोडिंग नहीं लगेगी। लेकिन ऐसा देखा जाता था पहले कि जब भी हम पॉलिसी से क्लेम लेते थे तो नेक्स्ट ईयर मेरी पॉलिसी से आपका प्रीमियम बढ़ा दिया जाता था। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैंने जो पहले साल पॉलिसी का प्रीमियम दिया वो 10,000 दिया, ठीक है। अब उस केस में अगर मैंने 10,000 की पॉलिसी ली है और 1 लाख का क्लेम लिया, तो नेक्स्ट ईयर जब मैं रिन्यू करता था तो मेरे को कंपनी बोलते थे कि भाई आपने क्लेम लिया था, सो इसीलिए हम आपकी पॉलिसी के ऊपर 20% लोडिंग लगाएंगे, ठीक है। तो मेरे को जो 10,000 का प्रीमियम था अगले साल मेरे को 12,000 देना पड़ता था। बट अभी क्या है, मार्केट में काफी कंपनियां ये करने लगी हैं कि आपके ऊपर कोई भी लिमिट नहीं लगेगी, कोई भी लोडिंग नहीं लगेगी। अगर आप क्लेम ले तब भी, अगर आप क्लेम नहीं ले तब भी, ठीक है। सो क्लेम नहीं लेंगे तो लोडिंग नहीं लगेगी, साथ के साथ आपको नो क्लेम बोनस भी मिलेगा, जो हम आगे समझेंगे कि नो क्लेम बोनस क्या होता है, राइट। बट आपको ये समझने वाली बात है कि आपको नो क्लेम बेस्ड लोडिंग आपको यहाँ पर नहीं लगती है, ठीक है। सो आपको यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं है, अगर आप क्लेम लेंगे तब भी, अगर आप क्लेम नहीं लेंगे तब भी, राइट। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर क्विक टर्न अराउंड टाइम। मतलब कि जब भी हम मान लीजिए क्लेम के लिए जाते हैं, सो नॉर्मली ये देखा जाता है कि हम हमारे माइंड में या कस्टमर के माइंड में डाउट होता है कि सर अगर हम क्लेम लेते हैं, ठीक है, तो उस पर कितना टाइम लगता है प्रोसेस होने में, ठीक है, कितने देर में उसका अप्रूवल आ जाता है। तो जब भी हम क्लेम के डॉक्यूमेंट्स कंपनी को फॉरवर्ड करते हैं तो लगभग 2 से 4 घंटे के अंदर हमारा क्लेम का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, हमारा जो अप्रूवल है वो हो जाता है, ठीक है। बट गवर्नमेंट कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट कंपनी के टाइम ज्यादा लगता है उसमें। तो हो सकता है वहां पर 1 से लेकर 2 दिन लगे, क्योंकि आप अगर मान लीजिए सैटरडे को यहाँ पर एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में कोई इमरजेंसी में, तो संडे को गवर्नमेंट कंपनीज वर्किंग नहीं होती हैं, गवर्नमेंट कंपनीज के एम्प्लॉयज काम नहीं करते हैं। सो नॉर्मली ये देखा जाता है कि उसका जो क्लेम है आपको मंडे या तो फर्स्ट हाफ में, सेकंड हाफ में जाके अप्रूवल के लिए आपका जाएगा, ठीक है। सो आप ये देखिए कि अगर मान लीजिए हम प्राइवेट में कर रहे हैं तो वो 24/7 वर्क कर रहे होते हैं। सो यहाँ पर हमें 2 से 4 घंटे के अंदर हमें प्राइवेट कंपनी से अगर हम पॉलिसी ले रहे हैं तो यहाँ पर अप्रूवल मिल जाता है, राइट। सो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट की, क्विक क्लेम पेमेंट की। अगर मान लीजिए हम पेमेंट कराना चाहते हैं, अपना क्लेम कराना चाहते हैं, सो आज के डेट में इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जो कि ये कहती है कि भाई हम 30 मिनट्स के अंदर अप्रूवल कर देते हैं। कुछ कंपनी 1 घंटा बोलती है, कुछ कंपनी 2 घंटा बोलती है। सो इसका मतलब है आज के डेट में वही कंपनी या वही कंपनी सक्सेसफुल है जो कंपनियां बोलती हैं कि भाई हम आपको विद इन 2 आवर्स, विद इन 1 आवर्स या विद इन 30 मिनट्स के अंदर क्लेम प्रोसेस कर देते हैं, ठीक है। सो आज के डेट में बहुत कंपटीशन है। सो आपको देखना है कि हम जेन्युइन क्लेम है तो हमारे जल्दी से जल्दी उसका अप्रूवल मिल जाए, ठीक है। सो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि मैंने आपको डिस्कस किए। अब फाइनली हम ये जान लेते हैं कि अगर जब भी हम पॉलिसी लेते हैं, अभी तो हमने देखा कि क्या क्या चीजें कवर्ड है, क्या क्या चीजें किस किस तरीके से फीचर्स का बेनिफिट मिलता है, क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है। फाइनली अब हम देखेंगे कि क्या वेटिंग पीरियड होता है जब हम पॉलिसी बाय करते हैं। पहली बार जब हम किसी कस्टमर को पॉलिसी सजेस्ट करते हैं, पॉलिसी देते हैं उसको, तो कौन कौन से बेनिफिट्स, कौन कौन से यहाँ पर वेटिंग पीरियड का उसको वेट करना पड़ता है। तो सबसे पहला वेटिंग पीरियड होता है जिसको हम बोलते हैं इनिशियल वेटिंग पीरियड। मतलब कि मान लीजिए आज अगर कोई पर्सन है जो पॉलिसी बाय कर रहा है, तो पहले दिन से उसको कवर नहीं मिलता, पहले दिन से उसको बेनिफिट नहीं मिलता। तो इसको एक बार हम पढ़ लेते हैं। अब वेटिंग पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द इंसेप्शन डेट फॉर ऑल हॉस्पिटलाइजेशन क्लेम एक्सेप्ट इन केस ऑफ एक्सीडेंट। मान लीजिए अगर वो पॉलिसी ले रहे हैं
तो एक्सीडेंट उसको डे 1 से कवर मिल रहा है, पहले दिन से कवर मिल रहा है। अगर उसको कोई एक्सीडेंटल से कोई इंजरी हो जाती है, कोई चोट लग जाती है, तो वो हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट ले सकता है, उसका बेनिफिट ले सकता है। लेकिन इसके अलावा अब जो भी डिजीज हैं, जो भी बीमारियां हैं, अगर वो 30 दिन के बाद होती है, पॉलिसी के इंसेप्शन डेट के बाद होती है, तो आप उसको हॉस्पिटलाइजेशन क्लेम कर सकते हो। मतलब कि नॉर्मल पॉलिसी आपकी 30 दिन के बाद कन्वर्ट होती है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ लोगों का पॉइंट हो सकता है कि सर कोविड भी 30 दिन के बाद कवर होगा क्या? लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, अभी कोविड का जो क्लेम है, कोविड का क्लेम कुछ कंपनियों ने यहाँ पर 15 दिन के बाद एप्लीकेबल कर दिया। अगर आज आप पॉलिसी बाय करते हो तो 15 दिन के बाद अगर मान लीजिए आपको कोविड होता है, कोरोना वायरस की जैसी बीमारियां होती है, तो उस केस में आपको यहाँ पर 15 दिन के बाद आप उसका बेनिफिट ले सकते हो। बट 15 दिन से पहले कोई भी कंपनी यहाँ पर कवर नहीं कर रही है, तो 15 दिन से पहले आपको उसका क्लेम नहीं मिलेगा, राइट। सो कुछ कंपनियां 15 दिन है, कुछ कंपनियां 30 दिन है। तो जब भी आप पॉलिसी बाय करें, एक बार ब्रोशर को या फिर डिटेल्स में आप देख सकते हैं कि उसमें आपको कितना बेनिफिट मिलता है, राइट। सो इसको हम बोलते हैं इनिशियल वेटिंग पीरियड। इसमें मैंने आपको दो चीज बताई, एक तो एक्सीडेंट का हमारा डे 1 से कवर होता है, उसके अलावा अगर कोई भी डिजीज हमारे को 30 दिन के बाद होती है, तो हम हॉस्पिटल में जाके उसका क्लेम कर सकते हैं, उसका बिल वहां पर क्लेम में डाल सकते हैं, राइट। दूसरा वेटिंग पीरियड होता है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड। अब स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड के अंदर क्या आती है? स्पेसिफिक इलनेस सच एज कैटरेक्ट, हर्निया, ठीक है, एक्सेट्रा आर द कवर्ड आफ्टर 24 मंथ ऑफ द पॉलिसी कवरेज, ठीक है। यहाँ पर कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं, उसकी लिस्ट मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है, जिसके अंदर आपका कैटरेक्ट हो गया, हर्निया हो गया, पाइल्स हो गया, ठीक है, जॉइंट रिप्लेसमेंट हो गया, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, आपका स्टोन हो गया। तो कुछ ऐसी बीमारियां जो कंपनी कहती है कि हम आपको 24 आवर्स 24 मंथ से पहले हम उसको कवर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये बीमारियां नॉर्मली बॉडी के अंदर होने के लिए, ठीक है, जैसे कैटरेक्ट है, कैटरेक्ट एक दिन का प्रोसेस नहीं है, एक दिन के अंदर आपकी आंखें जो है धुंधली नहीं हो जाती, तो उसमें टाइम लगता है। तो इसीलिए कंपनियां क्या कहती हैं कि हम आपको कुछ स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड दे रहे हैं। तो ये नॉर्मली आप देखोगे सभी कंपनीज के अंदर, सभी प्रोडक्ट्स के अंदर आपको ये स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड का सामना करना पड़ेगा। मतलब कि अगर मान लीजिए आज कोई भी पर्सन है पॉलिसी लेता है, तो इस स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड को आपने निकालना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आपको इन सब पॉलिसीज, इन सब इलनेस का यहाँ पर ट्रीटमेंट मिलेगा, ठीक है। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा, क्या हम इसको यहाँ पर कम कर सकते हैं या फिर इसको हम जीरो कर सकते हैं कि वो 30 दिन बाद कवर हो जाए? नहीं कर सकते, ठीक है। बट मार्केट में कंपटीशन को चलते अभी एक रिसेंटली एक कंपनी ने प्रोडक्ट लॉन्च किया था, जो मैं आपको बता देता हूँ। स्टार हेल्थ का अगर मान लीजिए हम पॉलिसी ले रहे हैं, जिसका नाम है यंग स्टार, तो यंग स्टार के अंदर हमें ये 24 मंथ का जो वेटिंग पीरियड है, वो सिर्फ 12 मंथ्स का रह जाता है, मतलब कि आधा रह जाता है, एक साल का कवर रह जाता है। अगर मान लीजिए हम यंग स्टार प्लान लेते हैं, तो यंग स्टार के अंदर हमें 12 महीने का वेटिंग पीरियड के बाद हमें ये स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड का बेनिफिट मिल जाता है। अब ऐसा क्यों है, यंग स्टार ने ऐसा क्यों किया, इसको भी एक बार समझ लेते हैं। क्योंकि यंग स्टार जो पॉलिसी है, वो हम 40 साल से ज्यादा के लोगों को, आपने देखा होगा जो लोग ज्यादातर बीमार पड़ते हैं, इल पड़ते हैं, तो उस केस में हमारे को 50 से प्लस लोग जो होते हैं, 50 से ज्यादा की एज के जो होते हैं, उनको ज्यादा बीमारियां लगती हैं। तो कंपनी नॉर्मली यहाँ पर क्या कह रही है कि अगर आप 40 साल की एज के हो, तो भी हम आपको यंग स्टार वाली पॉलिसी दे सकते हैं। सो इसीलिए उन्होंने आपका वेटिंग पीरियड जो है वो कम कर दिया, क्योंकि उन्हें पता है कि नॉर्मली उस एज में क्लेम आपका इतना ज्यादा नहीं आएगा, राइट। सो कंपनी बड़ा स्मार्टली यहाँ पर वर्क करती है। सो यहाँ पर इसके अलावा जो कंपनीज हैं, जो जितनी भी कंपनीज हैं, उन सभी कंपनीज में आपको 24 मंथ्स का ही वेटिंग पीरियड ऑप्ट करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अगर आप लोगों को लिस्ट चाहिए होगी तो आप मुझे एक बार पिंग कर दीजिएगा, अदरवाइज मैं कोशिश करूंगा आपको ग्रुप पे भी इस पूरे लिस्ट को शेयर करने का, राइट। अब फाइनली तीसरा वेटिंग पीरियड होता है, जिसको हम बोलते हैं प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वेटिंग पीरियड। मतलब कि अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में बोले, पीईडी, इसको बोलते हैं पीईडी या फिर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वेटिंग पीरियड। अब मान लीजिए कोई पर्सन है जिसको पहले से कोई एलिमेंट या फिर पहले से कोई इंजरी हो रखी है, और उसका वेटिंग पीरियड हम यहाँ पर 36 मंथ या 48 मंथ्स का करते हैं। मतलब कि मान लीजिए कोई पर्सन है पॉलिसी लेना चाहता है, अब पॉलिसी लेते समय उसको देखा जाता है कि भाई आपका जो पॉलिसी है उससे पहले आपको कोई स्टोन का ऑपरेशन हुआ था, या आपको किसी पर्टिकुलर सर्जरी हुई थी, या आपको कोई बीमारी ऑलरेडी है, किसी पर्सन को मान लीजिए हाइपरटेंशन है, बीपी शुगर की प्रॉब्लम रहती है। सो ऐसी डिजीज अगर आपको कोई हो रखी है, ठीक है, सो उस केस में आपको यहाँ पर कंपनी कहती है, अगर आप पॉलिसी लेते हुए मेंशन करते हो, तो आपको यहाँ पर 36 मंथ्स के बाद, मतलब लगभग 3 साल के बाद या फिर 4 साल के बाद ही हम उस बीमारी को कवर करेंगे। अब कुछ लोगों के मन में ये होगा कि अगर मान लीजिए
किसी को बीपी शुगर है, वो तो नॉर्मल बीमारी होती है, वो तो सभी को होती है आज के डेट में, बट कहीं ना कहीं आपने देखा होगा बीपी शुगर एक ऐसी बीमारी है जिससे कि लोगों के ऑर्गन्स जो है वो खराब हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं। सो इसीलिए कंपनी आपसे लिखवाती है, कंपनी आपसे बोलती है कि ऐसे डिजीज अगर आपको कोई हो रखी है तो हम आपका क्लेम जो है उस पर्टिकुलर डिजीज का आपको यहाँ पर 36 मंथ या 48 मंथ्स के बाद ही कवर करने वाले हैं, राइट। सो पीडी अगर जब भी किसी पर्सन को है, सो उस केस में हमें यहाँ पर क्या करना है, उस डिजीज को हम 2 साल 3 साल के बाद या 4 साल के बाद ही कवर करेंगे, राइट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर नॉर्मली 3 तरीके का वेटिंग पीरियड होता है, इनिशियल वेटिंग पीरियड, स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड। तो ये जो ऊपर वाले 2 वेटिंग पीरियड है, इन दोनों वेटिंग पीरियड से तो हर पर्सन को गुजरना ही पड़ेगा, बट जो थर्ड वेटिंग पीरियड है, प्री एग्जिस्टेंट डिजीज, तो ये उन लोगों के लिए जिसको पहले से कोई डिजीज हो रखी है, पहले से कोई बीमारी हो रखी है, या पहले उन्होंने कोई ऑपरेशन कराया, सर्जरी कराई है, तो ही उसके लिए लास्ट वाला वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल होगा। अदरवाइज बाकी सभी लोगों के लिए जो 2 वेटिंग पीरियड है वो तो एप्लीकेबल होंगे ही होंगे, राइट। सो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एक्सक्लूजन्स भी होते हैं। अब ये एक्सक्लूजन्स क्या है, इसको समझ लेते हैं। अब एक्सक्लूजन्स का मतलब होता है क्या चीज हम यहाँ पर कवर नहीं करते। अब हमने ये तो समझ लिया कि हम सारी चीजों को कवर कर रहे हैं, हम ये भी बेनिफिट दे रहे हैं, ये भी फीचर्स दे रहे हैं, बट कुछ मतलब कंपनीज कुछ यहाँ पर एक्सक्लूजन भी देती हैं, कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो यहाँ पर आपको कवर नहीं कर रहे, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं यहाँ पर वॉर एंड एक्ट ऑफ फॉरेन एनिमी। मतलब मान लीजिए किसी 2 देशों के बीच में युद्ध हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, सो ऐसे केस में कंपनियां यहाँ पर आपको क्लेम नहीं देती। सो वो सभी कंपनी के आपको डिस्क्लेमर में मिल जाएगा, एक्सक्लूजन वाले पॉइंट में मिल जाता है, राइट। इसके बाद यहाँ पर इंटेंशनली सेल्फ इंजरी। अब इंटेंशनल सेल्फ इंजरी का मतलब है, अब मान लीजिए किसी ने अपने आप को चोट पहुंचाने की कोशिश करी, या फिर किसी पर्सन ने सुसाइड करने की कोशिश करी, लेकिन उसको पूरा सुसाइड नहीं हो पाती और उसको डैमेज हो जाता है, मतलब चोट लग जाती है। सो इस केस में भी कंपनी यहाँ पर आपको क्लेम नहीं देती है, राइट। इसके बाद यहाँ पर बात कर रहे हैं पार्टिसिपेशन इन डेंजरस एक्ट्स। जैसे कि मान लीजिए कोई पर्सन है जो कि क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, या कोई ऐसा पर्सन जैसे कि कोई रिवर राफ्टिंग कर रहा है, ठीक है, पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं, तो ऐसी एक्टिविटीज जो कि डेंजरस एक्टिविटीज में आती हैं और उस वजह से उसको अगर चोट लग जाती है, नुकसान पहुंचता है, तो उसको भी कंपनी यहाँ पर कवर्ड नहीं करती है, राइट। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट की। अब कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट के अंदर मान लीजिए कोई पर्सन है जो कहता है मेरे को प्लास्टिक सर्जरी करानी है, या कोई पर्सन है जो मेरे को कहता है कि भाई कुछ इस तरीके का ट्रीटमेंट कराना है जिसमें कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड मेरे को ट्रीटमेंट लेना है, बट वो सारी ट्रीटमेंट भी कंपनी आपको एक्सक्लूड करती है, वो सारी ट्रीटमेंट भी आपको कवर नहीं मिलता, राइट। इसके बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ पर डेंटल ट्रीटमेंट की। डेंटल ट्रीटमेंट ऑब्वियस है कि जो कि डेंटल ट्रीटमेंट भी यहाँ पर कंपनी कवर नहीं करती। अगर कुछ कंपनी यहाँ पर करती भी हैं तो उसमें हम ओपीडी बेनिफिट के अंदर डेंटल का ट्रीटमेंट ले सकते हैं, सॉरी डेंटल का हम ओपीडी एक्सपेंसेस का क्लेम ले सकते हैं, बट वहां पर भी हमें 100% क्लेम नहीं मिलता, एक सर्टेन लिमिट तक मिलता है, मतलब कि 2000 का, 5000 का, 3000 का, कुछ इस तरीके से ही हमें ओपीडी एक्सपेंसेस का क्लेम मिल सकता है, बट प्रॉपर हमें 100% डेंटल ट्रीटमेंट का पैसा नहीं मिलता। बट इन केस अगर कोई एक्सीडेंटल इंजरी हो जाती है, कोई एक्सीडेंट होता है जिसमें कि आपके दांतों में चोट लग जाती है, दांत टूट जाते हैं, सो उस केस में हम डेंटल ट्रीटमेंट ले सकते हैं इन केस ऑफ एक्सीडेंट, बट नॉर्मल सिचुएशन में देखा जाता है कि हम डेंटल ट्रीटमेंट नहीं ले सकते। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, इसको मैंने एसटीडीज इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि नॉर्मली इस डिजीज को हम बोल सकते हैं या तो एड्स हो गया, एचआईवी हो गया। अगर किसी पर्सन को इस तरीके की बीमारी है, सो उस केस में भी हम कंपनी के यहाँ पर क्लेम नहीं देती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें प्रेगनेंसी रिलेटेड एक्सपेंसेस। अब मान लीजिए कोई पर्सन है जो मैटरनिटी बेनिफिट लेना चाहता है, मान लीजिए उसकी वाइफ अगर प्रेग्नेंट है तो अपने बच्चों को डिलीवरी के लिए वो क्लेम लेना चाहता है, तो ऐसे एक्सपेंसेस को भी, प्रेगनेंसी एक्सपेंसेस को भी कंपनी नॉर्मली कवर नहीं करती है। उसके लिए कुछ स्पेसिफिक प्लान्स आते हैं, उसके अंदर हम 9 महीने का वेटिंग पीरियड या फिर 3 इयर्स का वेटिंग पीरियड या फिर 4 इयर्स का वेटिंग पीरियड के बाद ही हम यहाँ पर डिलीवरी का एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते हैं, राइट। अब आपने देखा होगा कई बार कुछ क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है, किसी प्रेग्नेंट लेडी को मान लीजिए कोई प्रॉब्लम हो जाती है, प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो ऐसे एक्सपेंसेस भी आपको कंपनियां पे नहीं करती हैं, राइट। सो फ्रेंड्स, दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। मेरी तरफ से ये कंप्लीट हो चुका है सेशन। मैंने आपको कंप्लीट एक एक चीजें, एक एक फीचर समझाने की कोशिश करी। अब हो सकता है इसमें 2-3 चीजें अभी छूट गई हैं, जैसे कि कल हम डिस्कस करेंगे नो क्लेम बोनस के बारे में, ठीक है। साथ के साथ हम डिस्कस करेंगे रिस्टोरेशन बेनिफिट के बारे में। नॉर्मली मेरे को एक माइंड में यही आ रहा है कि अभी 2 ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन नहीं करे,
क्योंकि वो आपको जब हम कल पोर्टल ट्रेनिंग करेंगे तब आपको क्लैरिटी से समझ आएगा कि नो क्लेम बोनस क्या होता है, किस तरीके से उसका बेनिफिट होता है। साथ के साथ हम बात करेंगे यहाँ पर रिस्टोरेशन बेनिफिट के बारे में, राइट। सो ऐसे अभी दो फीचर्स रह गए, सो जिसको हम कल डिस्कस करने वाले हैं। बाकी मेरा जो सेशन है आज का कंप्लीट हो चुका है, मैं आपको कंफर्म कर चुका हूँ, सारी चीजें एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फाइनली अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, सो आप मेरे से वन ऑन वन अभी बात कर सकते हैं, मेरे से डिस्कशन कर सकते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। सो मैं एक एक करके आप लोगों के हैंड रेस, जो आप हैंड रेस कीजिए, सो आपको मैं एक बार अनम्यूट करूंगा और आप अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, राइट। यस, स्टार्ट फ्रॉम अमीन शेख जी। अमीन शेख, मैं आपको सर अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर। हेलो। यस, बोलिए सर। सर, ये डोमिसिलरी ट्रीटमेंट का टॉपिक एक बार आप एक्सप्लेन कर सकते हैं वापस? हाँ, मैं एक बार कर दूँ। देखिए, डोमिसिलरी ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि आप घर पे रह के ट्रीटमेंट ले सकते हैं, बोलते हैं इसको, ठीक है। अब इन केस मान लीजिए कोई पर्सन है, कोई पेशेंट है जो कि अपना घर पे सॉरी उसको हम ले जा नहीं सकते, हॉस्पिटल तक नहीं ले जा सकते ट्रीटमेंट कराने के लिए, या फिर दूसरी कंडीशन हो सकती है कि हॉस्पिटल में बेड ही नहीं है, बेड अवेलेबल नहीं है। सो ऐसे दो केस में कंपनी ये बोलती है अगर आप 3 दिन से ज्यादा का ट्रीटमेंट लेते हो और घर पे रह के ट्रीटमेंट लेते हो तो हम आपको क्लेम दे देंगे, ठीक है। बट यहाँ पर कंपनी साथ में एक चीज और मांगती है कि उसको डॉक्टर रिकमेंड करे कि भाई अगर आप सच में हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है, या फिर सच में हम कंडीशन ऐसी है पेशेंट की क्रिटिकल सिचुएशन हम उसको नहीं ले जा सकते, तो ही कंपनी आपका बिल पास करती है, तो ही आपको उसका क्लेम मिलता है। तो ये बेनिफिट है। 3 दिन से ज्यादा अगर है तो? 3 दिन से ज्यादा अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हो तो ही आपको इसका मिलता है। 1 दिन या 2 दिन में अगर आप ठीक हो जाते हो तो उसका क्लेम नहीं मिलता। सर, एक और था। हेलो जी, बोलिए बोलिए। ये इनिशियल वेटिंग पीरियड का बता सकते हैं? एक लास्ट कौन से वाला सर? इनिशियल वेटिंग पीरियड। इनिशियल वेटिंग पीरियड, ओके सर। ये इनिशियल वेटिंग पीरियड में देखिए दो चीज हमें ध्यान रखनी होती है। पहली चीज कि जैसे कि अगर मान लीजिए आज कोई भी पर्सन है पॉलिसी ले रहा है, ठीक है, सो पहले दिन से उसको एक्सीडेंटल का बेनिफिट मिलता है, मतलब कि एक्सीडेंट से कोई इंजरी हो जाती है, कोई चोट लग जाती है, ठीक है, सो आप वहां पर जाके हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले सकते हो। दूसरी चीज, अगर हम नॉर्मल डिजीज की बात करें, नॉर्मल बीमारियों की बात करें, जैसे कि आज कोई भी पर्सन है फिट एंड फाइन दिख रहा है, उसको नहीं पता कि मेरी बॉडी के अंदर कौन सी डिजीज है, कौन सी नहीं है, ठीक है। सो ऐसे डिजीज जो आपको आज तक नहीं पता और 30 दिन के बाद एकदम से वो डिजीज आपके सामने आ जाती है, सो ऐसे डिजीज को भी कंपनी यहाँ पर कवर कर लेती है 30 डेज के बाद। बट वो स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड में नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए स्टोन है, अब मान लो आपको 30 दिन के बाद स्टोन डिटेक्ट हो जाता है, तो कंपनी यहाँ पर को एक चीज और बोल रही है कि आप वो स्टोन का क्लेम 2 साल से पहले नहीं ले सकते। तो आपको ऐसी बीमारियां होनी चाहिए जो कि स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड के अंदर ना हो, ठीक है, तो आपको उसका क्लेम मिल जाएगा 30 दिन के बाद। ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। सो मैं नेक्स्ट सूरज जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। सूरज जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके सर। सर, अगर कोई कस्टमर 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस लेता है तो उसको कितना और कितने रुपए पेड करना पड़ता है? सूरज जी, ये चीज ना कल एक बार डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल हम प्रैक्टिकल पोर्टल ट्रेनिंग करेंगे जिसके हम सीखेंगे कि कितना प्रीमियम होता है, क्या होता है, और पॉलिसीज कैसे लॉग इन करनी है। ये सारी चीजें हम कल पोर्टल ट्रेनिंग में सीखेंगे। सो एक बार, क्योंकि प्रोडक्ट वाइज अलग अलग प्रीमियम रहता है, ठीक है, सो कल आपको एक क्लैरिटी से समझ आ जाएगा कि कितना प्रीमियम इसमें चार्ज होता है, राइट। सर, और सम एश्योर्ड क्या होता है सर? सर, सम एश्योर्ड का मतलब होता है कि कितने की पॉलिसी हम ले रहे हैं, कितने का रिस्क कवर हम सामने वाले को दे रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि भाई मेरे को 10, जैसे आपने अभी बोला ना मेरे को 10 लाख का पॉलिसी, तो 10 लाख का जो पॉलिसी है उस 10 लाख को ही हम सम एश्योर्ड बोलते हैं, रिस्क कवर। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। दीपक जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर। राहुल जी, एक जगह आपने नाम लिया ऑप्टिमा रिस्टोर। हाँ जी, हाँ जी। तो ऑप्टिमा रिस्टोर क्या है? सर, ऑप्टिमा रिस्टोर जो है वो एक एचडीएफसी कंपनी का, एचडीएफसी अर्गो कंपनी का एक प्लान है ऑप्टिमा रिस्टोर के नाम से, तो जो कि अच्छा, मतलब प्लान का नाम है ये? प्लान का नाम है, राइट। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। यस, अखिल सर, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर। यस, ये सर कैपिंग के बारे में पूछना था। ओके।
कैपिंग के बारे में समझना है आपने। देखिए जी कैपिंग क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपने यहाँ पर हमने देखा था कैपिंग के बारे में। सो रूम नॉर्मली, ठीक है, तो कैपिंग का मतलब होता है लिमिट हम बोल सकते हैं। जैसे कि आपने अगर किसी को 3 लाख की पॉलिसी सजेस्ट करी, सो वहां पर कहती है कि 3 लाख की पॉलिसी पे आप 1% ऑफ सम एश्योर्ड, मतलब कि एक एक दिन में 3,000 का रूम ले सकते हैं, इससे ज्यादा रूम नहीं ले सकते, ठीक है। सो अच्छा इसको हम लिमिट बोलते हैं कि इससे ज्यादा की ओके लिमिट आपको नहीं मिल रही है। तो कैपिंग वर्ड यूज होता है बेसिकली मेडिकल, इस इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर, मेडिकल में। इस इससे ज्यादा भी तो कवर होता है ना, वो सर पॉलिसी बिल्कुल के होता ऊपर है। डिपेंड होता है। हाँ, वो वो 5 लाख पॉलिसी की किस पॉलिसी, 5 लाख की पॉलिसी लेंगे तो 5 लाख की हम्म, आपको लिमिट नहीं मिलेगी, वहां आपको मिलेगा नो कैपिंग इन रूम रेंट। अगर मतलब यहाँ ओके से लिखा है नो कैपिंग, तो इसका मतलब कोई भी लिमिट नहीं है, आप जितने का रूम लेना चाहते हैं उतने का लीजिए। 10,000 का लेना है, 10,000 का लेना है, 20,000 का लेना है, 50,000 का लेना है, तो जितना अच्छा आपका सम एश्योर्ड है उतने तक का आप रूम यहाँ पर यूज कर सकते ओके हैं, वो चीज। ठीक है। राइट। सो थैंक यू, आप सभी ने क्वेश्चन रेज किया तो काफी अच्छा लगा आपको आंसर करते हुए। और अभी एक दो क्वेश्चंस हैं जो चैट पर मेरे को मिल रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि सर पीपीटी चाहिए, पीपीटी शेयर कर दीजिएगा। नो वरीज, मैं आपको सभी के साथ पीपीटी शेयर कर दूंगा, आप पूरा एक बार देख सकते हैं, ठीक है। आपको लिंक शेयर कर दूंगा, आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे और लिंक पे क्लिक करने के बाद वो आपकी गूगल ड्राइव के अंदर कॉपी हो जाएगी, राइट। दूसरा, यहाँ पर अभी एक रवि जी ने क्वेश्चन किया है, सर पहले 15 में ज्वाइन नहीं हो पाया था तो जस्ट एक्सप्लेन शॉर्ट। रवि जी, मैं आपको एक काम करूंगा, आपको ये रिकॉर्डिंग सेशन दे दूंगा, ठीक है। आपको रिकॉर्डिंग सेशन देख के आप 15 मिनट का या 20 मिनट का शुरू का जो आपका रह गया है, छूट गया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 15 मिनट के अंदर हमने काफी चीजें डिस्कस करी थी, तो आई विल सजेस्ट कि आप उसको एक बार दोबारा रिकॉर्डिंग सेशन के थ्रू देख लीजिएगा, राइट। यस, व्हाट इज सम एश्योर्ड, आमिर शेख जी, मैंने आपको बताया ना सम एश्योर्ड का मतलब क्या है कि रिस्क कवर, पॉलिसी का कितना हम अमाउंट ले रहे हैं, ठीक है। अगर मैं 10 लाख की पॉलिसी ले रहा हूँ तो 10 लाख का सम एश्योर्ड हो गया, 5 लाख की पॉलिसी ले रहा हूँ तो 5 लाख का सम एश्योर्ड हो गया। सम एश्योर्ड, सम एश्योर्ड का मतलब है कि इससे ज्यादा आपको अमाउंट नहीं मिल रहा, ठीक है। निहाल जी का अभी चैट पे एक क्वेरी आई है कि सर प्रीमियम मंथली पे कर सकते हैं क्या। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, वैसे तो नॉर्मली कंपनी इसको अलाउ नहीं करती है, हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर हम मंथली पेमेंट नहीं कर सकते। बट अगर मान लीजिए कस्टमर के पास क्रेडिट कार्ड है तो वो अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करके वहां से ईएमआई करा सकता है, ठीक है। वहां पर उसको इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा, इंटरेस्ट लगेगा। उसके ब्याज पे हम यहाँ पर पॉलिसी को मंथली बेसिस पे कर सकते हैं, राइट। इसी तरीके से हम कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट वेट एक सेकेंड। हेलो सर, मैं भी मिस कर गया था 15 मिनट्स, ओके। नो वरीज, आप अगर आपका अगर कोई सेशन छूट गया है 15-20 मिनट का स्टार्टिंग में, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको रिकॉर्डिंग सेशन आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे अंदर शेयर कर दूंगा, तो वहां पर जाके आप दोबारा से रिकॉर्डिंग सेशन देख लीजिएगा। अल्ताफ सर पूछ रहे हैं, सर डायग्नोस्टिक्स करने के लिए एमबीबीएस डॉक्टर रिक्वायर्ड है क्या, यानी रजिस्ट्रेशन में। ये तो जरूरी है कि हमें रजिस्टर्ड डॉक्टर हो, कोई मतलब कोई अगर वैलिड डॉक्टर की डिग्री है किसी के पास, उसी से हम ट्रीटमेंट ले सकते हैं, तभी हम क्लेम लेंगे। अदरवाइज कोई नॉर्मल डॉक्टर है तो उससे ट्रीटमेंट लेने पर हमें क्लेम नहीं मिलता, वो तो फॉर श्योर है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पर्सन है 1 ईयर में कितनी बार क्लेम ले सकता है। यस, देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि हम अगर मान लीजिए क्लेम की बात करें तो क्लेम कितना ले सकते हैं, कितनी बार ले सकते हैं। तो जब तक आपका सम एश्योर्ड यहाँ पर खत्म नहीं हो जाता, मान लीजिए मैंने 10 लाख की पॉलिसी ली और मैं 1-1 लाख का क्लेम ले रहा हूँ, ठीक है, हर बार 1-1 लाख का क्लेम ले रहा हूँ, तो मेरे को 10 बार क्लेम ले सकता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर मेरी लिमिट खत्म हो गई, 10 लाख से ऊपर का अमाउंट मेरा खत्म हो गया। लेकिन वही अगर मैं 10-10 हजार का क्लेम ले रहा हूँ या 20-20 हजार का क्लेम ले रहा हूँ, तो जब तक कि मेरी लिमिट खत्म नहीं हो जाती उतनी बार मैं हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट ले सकता हूँ, उतनी बार मैं कंपनी से क्लेम चार्ज कर सकता हूँ, ठीक है। इसका मतलब यही है सिंपल, कि जब तक मेरी लिमिट है जब तक मैं यहाँ पर क्लेम ले सकता हूँ, और जब तक मेरी लिमिट खत्म नहीं हो रही उसके बाद हमारे को क्लेम नहीं मिलता, राइट। इसमें आप 5 बार लीजिए, 10 बार लीजिए, 50 बार लीजिए, इट इज अप टू यू। आपको मान लीजिए कोई बीमारी है, बार बार हो रही है प्रॉब्लम, तो आप दोबारा से ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अंकिता जी का क्वेश्चन है, इज देयर एनी स्पेसिफिक हॉस्पिटल लिस्ट टू क्लेम। यस, बेसिकली क्या होता है, आप अगर किसी भी कंपनी के लिए जाते हैं, वो हम कल पोर्टल ट्रेनिंग में भी देखेंगे कि कौन कौन से हॉस्पिटल यहाँ पर कैशलेस में कवर होते हैं। तो पोर्टल के अंदर हमारे को स्पेसिफिक, अगर हम कोई भी एरिया पिन कोड डालते हैं, उस एरिया पिन कोड के रिलेटेड जो भी हॉस्पिटल है
तो वहां जाके हम कैशलेस ट्रीटमेंट ले सकते हैं। सो अंकिता जी बी ऑनलाइन, आप कल तक का वेट कीजिए। कल हम सीखेंगे कि पोर्टल के अंदर कैसे हम हॉस्पिटल लिस्ट निकाल सकते हैं, जिसमें कि हम हॉस्पिटल कस्टमर को सजेस्ट कर पाए कि ये सारे हॉस्पिटल में जाके आप कैशलेस ट्रीटमेंट ले सकते हैं, राइट। सो फ्रेंड्स, काफी अच्छा लगा आप लोगों से बात करते हुए, आप लोग के क्वेश्चंस को आंसर करते हुए। फाइनली अब हम कल बात करेंगे यहाँ पर पोर्टल ट्रेनिंग के बारे में कि किस तरीके से हम पॉलिसीज लॉग इन कर सकते हैं, किस तरीके से हमारे को यहाँ पर नो क्लेम बोनस का बेनिफिट मिलता है, रजिस्ट्रेशन का बेनिफिट मिलता है, और जो भी हमारे पॉइंट छूट गए सो वो कल हम कवर कर लेंगे। और फाइनली अगर थोड़ा सा टाइम बचा तो कल हम बात करेंगे यहाँ पर साथ के साथ सुपर टॉप अप प्लान के बारे में कि सुपर टॉप अप प्लान क्या होता है, किस तरीके से सामने वाले पर्सन को बेनिफिशियल दे सकता है, क्या बेनिफिट होता है उसका। सो फ्रेंड्स, कल तक का वेट कीजिए, कल हमारा हेल्थ वाला सेक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। फाइनली अगर आपको ये रिकॉर्डिंग देखना है तो आधे से 1 घंटे का वेट कीजिएगा, इसी ग्रुप के अंदर मैं आपको इस रिकॉर्डिंग को प्रोवाइड करा दूंगा, आप इस रिकॉर्डिंग को दोबारा से देख सकते हैं। और ये रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बोल देता हूँ कि ये रिकॉर्डिंग मैं अपने YouTube चैनल पर डालूंगा, जिससे कि आप लोगों को हेल्प मिल सके और साथ के साथ कि कोई अननोन पर्सन भी इसको देख के नॉलेज को गेन कर पाए। सो अगर फ्रेंड्स आपने मेरा अभी तक YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो आप मेरा YouTube चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियोस, जैसे कि मैं बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर डेली बेसिस पे वीडियोस बना रहा हूँ, सो आपको आगे आने वाली वीडियोस मिस ना हो, और साथ के साथ आप बेल आइकन को प्रेस करके यहाँ पे चीज़ों का बेनिफिट ले सकते हैं, मेरे से जो मेरी नॉलेज है उसको गेन कर सकते हैं डेली बेसिस पे। सो फाइनली अब हम मिलेंगे कल पोर्टल ट्रेनिंग के लिए, पोर्टल ट्रेनिंग को सीखने के लिए। सो आप कल तक का वेट कीजिए, ऑब्वियस है उसके बाद आपकी मैक्सिमम डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए आपका अभी तक कोड जनरेट नहीं हुआ और कुछ लोगों का यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन भी अगर पेंडिंग है, सो आप जल्दी से जल्दी अपने कोड को प्रोसेस कराइए, डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट कीजिए, जिससे कि हम अपना कोड के साथ साथ ट्रेनिंग को कंप्लीट कर सकें। और जब आपका कोड प्रोसेस होके आपके पास आए, सो फाइनली हम लोगों से बात करके अपनी पॉलिसीज को लॉग इन करना भी स्टार्ट कर सकें। फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, अभी इस ट्रेनिंग रिकॉर्डिंग को आपको दोबारा देखना है, अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो कल हम अपना एक ट्रेनिंग के अंदर आपका डाउट सेशन लेंगे, आपका जो भी क्वेरी होगा उसको एक बार हम बात करेंगे, राइट। और फाइनली अब हम कल मिलते हैं पोर्टल ट्रेनिंग के लिए। सो थैंक यू सो मच। बाकी इसको सेशन को दोबारा देखने के लिए आप थोड़ा टाइम वेट कीजिएगा, और इसका ट्रेनिंग सेशन का रिकॉर्डिंग जो मैं आपको वीडियो के थ्रू, आपको व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आपके साथ शेयर कर दूंगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अब हम मिलते हैं कल के ट्रेनिंग में। थैंक यू। ओके, बाय बाय।